ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर आदर्श पटेल। वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। सर, हम क्लास 10th का सीरीज कंटिन्यू कर चुके थे और इसमें हम पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में रिप्रोडक्शन। और ये है आज का जो हमारा लेक्चर है, रिप्रोडक्शन में लेक्चर नंबर 2 है। और जो लेक्चर नंबर 1 था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को पढ़ रहे थे। और आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली एसेक्सुअल इन प्लांट या फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला वाला लेक्चर या फिर जो हमने एनसीईआरटी ऑपरेशन नाम की सीरीज कंटिन्यू किया है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, मस्ती में, मजेदार तरीके से और समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ हम शुरू कर देते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 रिप्रोडक्शन का। और इसमें हम अलग-अलग तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, साथ ही साथ वो प्लांट में भी पाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये जो रिप्रोडक्शन का सीरीज है। तो चलिए जी, यहाँ पे हम एक बार हम पहले का अपना लेक्चर थोड़ा-सा कंटिन्यू कर देते हैं। एक बार हम दिखाते हैं कि पहले वाले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए, पहले वाले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में यार कुछ डेफिनिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन आपस में एक-दूसरे से अलग कैसे हैं, ये सारा कुछ हमने यार पढ़ लिया था। और आज के इस सीरीज में हम देखने वाले हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोला? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ज्यादातर यूनिसेलुलर में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि सिंगल सेल होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ केवल और केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है ना। ये जो मैं आज के लेक्चर में भी 6 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो ये 6 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। जैसे कि प्लांट के अंदर में यहाँ पे कुछ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली पाए जाते हैं, ठीक है ना? जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में कंसीडर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। इसके लिए यार हम शुरू कर देते हैं एक बार हम अपना पूरा का पूरा सीरीज। तो चलिए भाई देखते हैं। देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्ट कॉमनली मैंने क्या बोला कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, ठीक। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास क्या है कि 6 मोड हैं, 6 अलग-अलग तरीके के मोड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए। इसको हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखिए भाई, पहला जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्या बोला? जो पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये क्या होता है? फिजन, ठीक। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो पीडीएफ है जिससे आप पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम पे, ये पीडीएफ यार मेरा ही लिखा हुआ बुक है, जिसका नाम है डिसेंट बायोलॉजी, ठीक है ना। डिसेंट बायो के नाम से बुक है। आप इसको हमसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रीच कर सकते हैं, हमारे जीमेल आईडी पे adarshpatel27@gmail.com पे। और ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। होपफुली ये बुक आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ कहानी के फॉर्म में ना दा करके ये सारा कुछ एक सीक्वेंशियल मैनर में और पॉइंट टू पॉइंट वाइज सब कुछ कवर है। तो आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्टफ पढ़ने के लिए नहीं है। आपको बस पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक बार ज़रूर पढ़ें और हमें फीडबैक दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। अरे समझ में आया क्या? तो चलिए जी, तो आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू कर देते हैं बिना किसी ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए और बिना किसी स्पॉन्सरशिप के। तो चलिए भाई, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब भी बात कर रहे हैं, तो 4 अलग-अलग सॉरी जो एक क्या है, 6 अलग-अलग तरीके के मोड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए, और इनको हम समझ रहे हैं। पहला क्या है अपने पास? पहला जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें होता है फिजन, ठीक? दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा रीजनरेशन, चौथा बडिंग, पांचवा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और छठवां स्पोर फॉर्मेशन है। मतलब कि ये 6 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं। तो इन 6 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ना, इन सब का हम डिटेल में आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक। तो पहला क्या है अपना फिजन है। फिर एक बार रटिए साथ में, पहला है फिजन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा रीजनरेशन, उसके बाद है बडिंग, फिर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और है लास्ट में स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास ग्राफ्टिंग वगैरह आप सुने होंगे, प्लांट का हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ्टिंग वगैरह भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। अगर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगा भैया? अगर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और जिसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट है, वो कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगा?
तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है। अरे समझ में आया क्या? तो चलिए जी, तो पहला अपना जो टॉपिक है ये है फिजन, ठीक है ना। फिजन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ लिखा हुआ है पर आपको समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, फिजन का मतलब होता है किसी भी चीज को, क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में ब्रेक कर देना, दैट इज नोन एज द फिजन। क्या बोला? किसी भी ऑब्जेक्ट को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, इसको बोलते हैं फिजन, ठीक है ना। दो या दो से अधिक पार्ट में बोल सकते हैं, किसी भी चीज को दो या दो से अधिक पार्ट में ब्रेक कर देना, इसको बोलते हैं फिजन। फिजन को हिंदी में बोले तो फिजन का मतलब होता है तोड़ना। क्या बोला? फिजन का मतलब होता है तोड़ना। तो किसी भी चीज को तोड़ना, दैट इज नोन एज द फिजन, ठीक। और देखिए, अगर कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और इसको, और ये टूट करके दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई गैमेट की इन्वॉल्वमेंट हुई क्या? क्या यहाँ पे कोई गैमेट की इन्वॉल्वमेंट हुई क्या? अरे नहीं ना, नहीं ना। तो एक ऐसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भैया गैमीट का इन्वॉल्वमेंट गैमीट का इन्वॉल्वमेंट एकदम ना के बराबर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन टाइप से चीजें होती हैं पर ये आपके काम की नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, समझ में आया? तो अभी क्या है, अभी के लेवल पे आप क्या समझ रहे हैं कि गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जैसे मैंने बोला, फिजन के अंदर में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी को दो या दो से अधिक पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता रहा है, टू या फिर मोर पार्ट में इसको ब्रेक कर दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फिजन। और फिजन का मतलब मैंने क्या बोला? फिजन का मतलब सिंपली याद रखो, तोड़ना होता है। तो क्या यहाँ पे कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ? अरे नहीं हुआ ना। अगर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? फिजन बोलेंगे, ठीक। तो फिजन कैसा रिप्रोडक्शन है? फिजन जो है एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट को दो या दो से अधिक पार्ट में ब्रेक करते हैं। क्या बोला? ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट को दो या दो से अधिक पार्ट में ब्रेक करते हैं। ध्यान से सुनते जाएगा भाई। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट को, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी पार्ट को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक किया, तो इसको बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी। बाइनरी का मतलब एक बॉडी पार्ट को दो पार्ट में कन्वर्ट कर देना, एक बॉडी पार्ट को दो पार्ट में तोड़ देना, दैट इज नोन एज द बाइनरी फिजन। क्या बोला? बाइनरी फिजन। अरे समझ में आया क्या बाइनरी फिजन क्या होता है? तो देखिए, बाइनरी का मतलब ही होता है दो। तो दो पार्ट में हमने तोड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बेटा बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन, ठीक। तो देखिए, ये जो सेल है इसको बोलते हैं पेरेंट सेल। क्या होता है? जो सेल है इसको बोलेंगे पेरेंट सेल। पेरेंट सेल क्यों? क्योंकि ये जो है ये मेन सेल है, इसी सेल से दो पार्ट में टूट रहा है, इसलिए जो टूट रहा है, मतलब जिससे टूट रहा है, दैट इज नोन एज द पेरेंट सेल। एंड जो टूट करके बन रहा है, क्या, जो टूट करके बन रहा है, दैट इज नोन एज द डॉटर सेल। क्या बोला? दैट इज नोन एज द डॉटर सेल। चलिए थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दो सेल हैं, एक पेरेंट सेल हो गया और डॉटर सेल। तो अब देखिए, अब इस फिजन को हम थोड़ा और अच्छे से कैसे डिफाइन कर पाएंगे? इस फिजन को हम थोड़ा सा अब और अच्छे से डिफाइन करना चाहें, इसमें हम बोलेंगे जब कोई एक पेरेंट सेल, क्या बोलेंगे? जब कोई पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, जब कोई पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, क्या बोला? जब कोई पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन क्या होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोल रहे हैं हम बाइनरी फिजन, ठीक। चलिए जी, यही सेम चीज अगर एक कोई सेल है, ठीक है ना, एक कोई सेल है और दो से अधिक, ठीक है ना, दो से अधिक कितना? 10 20 30, ठीक है ना। एक सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जा रहा है। क्या बोला? एक सेल जो है ये बहुत सारे सेल्स में अगर डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? एक ही सेल बहुत अलग अलग पार्ट में जाकर के डिवाइड हो जा रहा है। एक सेल से 20 सेल बन गया। क्या बोला? एक सेल से 20 सेल बन गया, एक सेल से 30 सेल बन गया। इस तरीके के फिजन को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और याद रखिएगा अंडर द नॉर्मल कंडीशन। क्या याद रखिएगा भैया? अंडर द नॉर्मल कंडीशन की, नॉर्मल कंडीशन के अंदर में हमेशा बाइनरी फिजन पाया जाता है। क्या बोला? नॉर्मल कंडीशन के अंदर में हमेशा बाइनरी फिजन पाया जाता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में हमेशा क्या पाया जाता है? मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन जो है एक ऐसे कंडीशन में पाया जाता है, फेवरेबल की अनफेवरेबल।
तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। क्या बोला, मल्टीपल फिजन जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। और भैया और ये जो बाइनरी फिजन है ये हमारा फेवरेबल, क्या बोला, बाइनरी फिजन जो है ये फेवरेबल इन्वायरमेंट या फिर फेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। कौन, बाइनरी फिजन। और अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में पाया जाता है मल्टीपल फिजन। अरे समझ में आया क्या? तो ये बाइनरी फिजन और ये मल्टीपल फिजन दो अलग अलग तरीके के फिजन है। तो चलिए एक बार हम पीपीटी पे अपने गौर करते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको थोड़ा बुकिश लैंग्वेज समझना पड़ेगा। पर इस बुक में यार खास बात पता है क्या है, इसमें बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज का यूज ही नहीं करा है। एज सिंपल जैसे एक नोट होता है ना, आपका नोट, आपको नोट ना बनाना पड़े, आप सारा कुछ पढ़ लो बस इसीलिए, क्योंकि आप नोट बनाओगे तो क्या पता आप कुछ छोड़ दो। समझ में आया? पर जब एक टीचर आपको नोट बना के दे रहा है तो वो सारे एस्पेक्ट को, हर एक डायमेंशन को देखता है कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, क्या पढ़ना जरूरी है, क्या अच्छा है। तो ये सारा एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो कुछ भी बना है तो ये आपके लिए अच्छा है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एक बार जरूर इस बुक को पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा। ना अच्छा लगे तो फिर बताना, हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज मैंने क्या बार बार बोला कि योर फीडबैक इज वेरी वेरी वैल्यूएबल टू अस। चलिए जी, तो इस फिजन के अंदर में फिजन क्या होता है, एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैंने बता दिया। इन विच सिंगल सेल, जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर के दो या दो से अधिक डॉटर सेल बना रहा है। तो दो सेल जब बनेगा तो बाइनरी फिजन, दो से अधिक सेल बनेगा तो मल्टीपल फिजन। चलिए जी, तो ये जो फिजन है दो तरीके का होता है, पहला बाइनरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन बता दिया, एक सेल से दो सेल बन रहा है, तो पेरेंट सेल स्प्लिट हो गया दो सेल में, दो न्यू ऑर्गेनिज्म, दो डॉटर सेल में स्प्लिट हो गया, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अमीब। क्या बोला भैया, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, अमीबा। तो देखिए भैया, ये मान लो अमीबा, अमीबा की बॉडी तो इरेगुलर होती है, तो ये अमीबा की बॉडी की जो है ब्रेकिंग हो गई, फिजन हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और एक चीज बताऊं इंटरेस्टिंग, अमीबा का नेचुरल डेथ कभी नहीं होता। क्या बोला, अमीबा जो है ना धरती पे ये इमोर्टल होती है। समझ में आया क्या, ये जो अमीबा है ना, तो हल्के मत लेना भैया। अमीबा जो होती है धरती पे इमोर्टल होती है, ये अमर है, ये कभी नहीं मर सकती है, ठीक है ना। तो ये जो अमीबा है ये इमोर्टल ऑर्गेनिज्म होती है। ये क्या है, इसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो अमीबा जो है एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, बाइनरी फिजन का। अरे समझ में आया क्या, अमीबा एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, बाइनरी फिजन का। तो चलिए जी, अब है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और मल्टीपल फिजन में पेरेंट की बॉडी बहुत सारे, मोर देन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो गई, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप याद रखिएगा यार, प्लाज्मोडियम। क्या बोला, मल्टीपल फिजन में सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है भैया, तो ये है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है भैया, मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, ठीक। तो चलिए, ये जो बाइनरी फिजन है, यहाँ पे एक और ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा भी शो कर, देखिए मल्टीपल ऑर्गेनिज्म है, पर ये जो अमीबा, बोर्ड में अमीबा तक सीमित है। पर जैसे मैं बोला ना, ये जो मैं जो भी लेक्चर यार ले रहा हूँ, मैं बोर्ड के लिए बस नहीं ले रहा हूँ। तो मैं बोर्ड हुआ, इसके बाद आगे की क्लासेस ओलंपियाड, केवीपीवाई, एनटीएससी, इस सारे के लिए मैं क्लासेस लगभग ले रहा हूँ, ताकि आप नवोदय का एंट्रेंस क्रैक कर सको, आप केवीपीवाई का एंट्रेंस क्रैक कर सको, आप आगे जाकर के सीएचएस का एंट्रेंस क्रैक कर सको, ठीक है ना। तो इन सब सारी चीजों के लिए मैं ये लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक। हल्के मत लेना भैया। तो देखो, तो मल्टीपल फिजन मैंने किसमें बता दिया, प्लाज्मोडियम में। इसके साथ साथ और क्या बोला, ये जो बाइनरी फिजन है ये तो अमीबा में एक होता है, और दूसरा किसमें होता है, लिशमेनिया। लिशमेनिया क्या करता है यार, एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी की जो शेप है वीप लाइक होती है, ठीक है ना, वीप लाइक बॉडी की शेप होती है, एक पत्ती जैसा मान लो, ठीक है ना, वीप लाइक होती है। और हमारे बॉडी में काला आजार बीमारी आपने सुना होगा, एक बीमारी होती है काला आजार, एक कॉज करती है कौन, ये लिशमेनिया, ठीक है ना। लिशमेनिया कॉज क्या कॉज करते हैं भैया, काला आजार। इसकी बॉडी का कैसा शेप है, तो वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस लिशमेनिया का बॉडी का। अरे समझ में आया क्या? तो चलिए जी, ये क्या है, ये है अमीबा, ये क्या है अमीबा। और इस अमीबा के अंदर में देखो भैया, बाइनरी फिजन इन अमीबा लिखा है ना, तो ये अमीबा का देखो एक सेल है, कैसे डिवाइड हो गया, ठीक है ना। और देखो, मैं एक चीज आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे, जब भी बाइनरी फिजन होता है, क्या, जब भी बाइनरी फिजन होता है तो यहाँ पे देखो
पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। देखो जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना, तो फर्स्ट स्टेप में ना हर सेल के अंदर में भैया न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। देखो इस सेल में एक न्यूक्लियस, इस सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेल में हमेशा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, फिर जो सेकेंड स्टेप में है, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। क्या, हर एक बाइनरी फिजन के अंदर में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है फर्स्ट। क्या बोला, फर्स्ट न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, देन जा करके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है बाइनरी फिजन के अंदर में। और इतना समझ में आया क्या? देखिए बाइनरी फिजन लीशमेनिया में भी होता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में है कि लीफ लाइफ जैसे है ना, इसको वीप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको आप जैसे पत्ती की तरह समझ लो, चाहे कुछ भी। तो ये वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है लीशमेनिया। देखो ये भी बाइनरी फिजन कर रहा है, इसकी बॉडी यहाँ 20 से भैया डिवाइड हो गई। देखो दो अलग अलग पार्ट में, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, ठीक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, इसके बाद भैया हमने पढ़ा है मल्टीपल फिजन के बारे में। तो मल्टीपल फिजन के बारे में जब भी हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कुछ करता है, याद करो। मैंने क्या बोला, मलेरिया, ठीक। प्लाज्मोडियम क्या कुछ करता है भैया, मलेरिया। तो ये मलेरियल पैरासाइट जो है, क्या बोला, ये जो मलेरियल पैरासाइट कौन है, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम का डिवीजन कैसा हुआ है, तो मल्टी सेलुलर। देखो एक ही सेल कितने सारे सेल में डिवाइड हो गए, ठीक है ना। और ये जो ऊपर आप ऐसा ऐसा देख रहे हो ना, ये क्या है, ये ये क्या है, हार्ड कोटिंग है, हार्ड कवर डेवलप किया है ऑर्गेनिज्म। क्या, हार्ड कवर, क्यों, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। क्या बोला, ये जो चीजें हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे एक हार्ड कवर डेवलप कर देता है, ताकि ये अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचा सके। क्योंकि ऑर्गेनिज्म को अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए फेवरेबल टाइम पे भी रिप्रोडक्शन करना होगा और अनफेवरेबल टाइम पे भी रिप्रोडक्शन करना होगा। अगर अनफेवरेबल टाइम पे रिप्रोडक्शन करना है, तो ऑर्गेनिज्म इसको कैसे ओवरकम करेगा, तो नेचर ने एक जुगाड़ बना के दिया कि ठीक है, तुम एक हार्ड कवरिंग डेवलप कर लो बॉडी के अंदर में, और इसके अंदर में रिप्रोडक्शन करो, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके का एक इंतजाम है नेचर के द्वारा। और दूसरा क्या एग्जांपल है, ईस्ट। ईस्ट आप जानते हैं कई बहुत सारा डिवाइड हो जाता है ना। ईस्ट भी एक अच्छा एग्जांपल है किसका, मल्टीपल फिजन का। तो आप क्या याद रखो, आप इसमें अगर बोर्ड के लिए हो तो ईस्ट याद कर लो, और ये सॉरी बाइनरी फिजन के अंदर में आप क्या याद कर लो, अमीबा के बारे में याद कर लो। अमीबा एग्जांपल में याद रखो। चलिए जी, इतना समझने के बाद अब हम स्विच कर जाते हैं अपना फ्रेगमेंटेशन के टॉपिक पे। क्या बोला, इतना पढ़ने के बाद हम स्विच कर सकते हैं अपने फ्रेगमेंटेशन वाले टॉपिक पे। देखो फिजन में भी हमने ब्रेक किया है, हम फ्रेगमेंटेशन में भी ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पे देखिए, फिजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे फिजन में हम इसमें ऑर्गेनिज्म को दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, पर फ्रेगमेंटेशन के अंदर में हम एक ऑर्गेनिज्म को ना बहुत सारे पीसेस में ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे अलग अलग फ्रेगमेंट काट देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस फ्रेगमेंटेशन के अंदर में क्या लिखा है। जैसे देखो फ्रेगमेंटेशन को मैं थोड़ा और डिटेल में जाकर के समझे। जैसे कि मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अब हम क्या किए, ऐसे ऐसे ना बहुत सारा फ्रेगमेंट बना दिया, ठीक है ना। एक फ्रेगमेंट इधर, एक फ्रेगमेंट अलग 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 टुकड़ों में इसकी बॉडी को काट देना, दैट इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। जैसे ये पेन है, इसको यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, ऐसा ऐसा करके इसके 50 फ्रेगमेंट बना दो, दैट इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। पर फ्यूजन में हम दो बॉडी पार्ट को दो अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो फ्रेगमेंटेशन हम अपने मन से भी करते हैं कई सारे ऑर्गेनिज्म का, दैट इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। तो देखो यहाँ पे हम एक बार थोड़ा पीपीटी पे डेफिनेशन को समझते हैं, शायद इससे और इजी हो सके। जो मैं कन्विंस करना चाहता हूँ वो, देखो भाई, ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द सिंपल, लिखा है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू पीसेस। जैसे हमारी बॉडी, इसको दो पार्ट में हम कट कर दिए, इसको हम फ्यूजन नहीं, इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। हम इंटेंशनली कट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन, अपने जानबूझ करके कट कर रहे हैं, ठीक। on maturing cell in which simultaneous growth to form a complex new organism। और ऐसा नहीं है कि ये जो है ना, ये अलग अलग पार्ट में हमने तोड़ दिया तो फिर ये अगेन ऐसा ऑर्गेनिज्म मर गया, नहीं। एक जो है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया, एक अलग ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये भी एक इंडिविजुअल, ये भी एक इंडिविजुअल। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं फ्रेगमेंटेशन के अंदर में, ठीक है ना। इनका साइमल्टेनियस ग्रोथ भी होता है, हम कट कर दिए, साइमल्टेनियस ग्रोथ हो गया। जैसे ये मैं एग्जांपल ले रहा था ना, तो ये बेसिकली है स्पाइरो गायरा, ठीक है ना। स्पाइरो क्या गायरा क्या करती है,
स्पाइरोगाइरा बेसिकली क्या है, एक एल्गी है, ठीक है ना। स्पाइरोगाइरा की का शेप हम कुछ देखेंगे, तो मान लो ये जो है ना स्पाइरोगाइरा, ऐसा ही कुछ शेप होता है। तो स्पाइरोगाइरा को हम जब अलग अलग पार्ट में यार भाई ब्रेक कर देंगे ना, तो सारे अलग अलग पार्ट अलग अलग स्पाइरोगाइरा बना लेंगे, ठीक है ना। सारे अलग अलग पार्ट में सारे अलग अलग जितने को मैंने तोड़ा ना, ये सब अलग अलग स्पाइरोगाइरा बन गए, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा फ्रेगमेंटेशन अच्छे से। चलिए भाई, रीजनरेशन, रीजनरेशन में एक अच्छा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे कि छिपकली, छिपकली का हमने पूंछ काट दिया, क्या बोला, छिपकली का हमने पूंछ काट दिया, फिर छिपकली का पूंछ क्या होगा, ऐसा थोड़ी है कि पूंछ काट देने से छिपकली मर जाएगी, नहीं मरेगी ना, उसकी पूंछ अगेन ग्रो हो जाएगी, दैट इज नोन एज द रीजनरेशन। जनरेशन का मतलब बनाना, और रीजनरेशन का मतलब दोबारा बनाना। एक बार तो जब रिप्रोडक्शन हुआ, ऑर्गेनिज्म जब बना, तब तो हर बॉडी पार्ट जनरेट हुआ है ना, ठीक है ना। अब छिपकली का मैंने पूंछ काट दिया, फिर उसको अपने पूंछ को क्या करना पड़ेगा, रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब दोबारा जमाना, दोबारा बनाना, दैट इज नोन एज द रीजनरेशन। तो ये रीजनरेशन होता है, ठीक है ना। तो ये छिपकली के पूंछ वाले एग्जांपल से याद कर लो, रे मास्टर आप छिपकली का पूंछ काटते हो, हाँ। चलो भाई, रीजनरेशन में क्या होता है, किसी भी बॉडी पार्ट जो जो कटा हुआ बॉडी पार्ट है, उसको अगेन ग्रो कर देना, ठीक है ना, उसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। जैसे कि ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप है। तो ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रीग्रोइंग, रीग्रोइंग सर्टेन बॉडी पार्ट, जैसे मैंने छिपकली वाला बताया, या फिर होल बॉडी पार्ट, ठीक है ना। जैसे कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका अगर हम सर भी काट दें तो कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, या फिर हमेशा जिंदा रह सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन होता है ना कि ये ऑर्गेनिज्म, इसका हम सर काट देते हैं फिर भी ये बहुत दिन तक जिंदा रह रहा है, ऐसा क्यों। और आपको होमवर्क है कि आप ऑर्गेनिज्म का नाम सर्च करो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका हम सर भी काट दें तो बहुत दिनों तक जिंदा रह सकेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, हम सब ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, एडवांस ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर में। जैसे मैं दूसरा लेक्चर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया, तो उसमें मैंने बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है हमारी बॉडी में, कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बहुत अच्छे से वेल डेवलप है। इसका कहने का मतलब सिंपल सा बताऊं कि जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो हमारे न्यूरल सिस्टम है, ये हमारी बॉडी में एडवांस ग्रोथ है, ठीक है ना, पूरी तरीके से ये ग्रोथ है। पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी की जो न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, एडवांस ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है ना। तो अगर हम इनका हेड भी काट देते हैं तो ये बहुत दिनों तक सब कुछ अपने बॉडी फंक्शन को ग्रोथ कर पाएंगे, सारा काम कर पाएंगे, ठीक है ना। इनको दिमाग से कुछ मतलब नहीं है, ये क्या है, दिमाग से पैदल है, पर हम दिमाग से पैदल नहीं है। समझ में आया, इसीलिए भगवान ने बुद्धि दिया बेटा, तो बुद्धि यूज करो, समझे। तो देखो भाई, रीजनरेशन, रीजनरेशन में बता दिया कि रीग्रो करना किसी एक सर्टेन बॉडी पार्ट को, या फिर पूरी बॉडी पार्ट को भी हम ग्रो कर सकते हैं, समझे। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने काट दिया था, ठीक है ना। अब जो ये जो कटा हुआ टुकड़ा है ना, इससे ये क्या कर सकता है, अपने पूरी की पूरी बॉडी की पार्ट बना सकता है। अरे समझ में आया क्या, क्या हमारी बॉडी में कुछ ऐसा होता है क्या कि जिससे हम अपनी पूरी की पूरी बॉडी का पार्ट बना सके, या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना सके। हाँ, हमारी बॉडी में एक स्टेम सेल होता है, इसको आपको सर्च करना पड़ेगा। ये हमारी बॉडी में एक स्टेम सेल होता है, और इस स्टेम सेल के अंदर में क्या होता है भाई, टोटिपोटेंसी। आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जो मरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ करता था, ये टोटिपोटेंट टिश्यू हुआ करता था, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर टोटिपोटेंट सेल हुआ करता था, और मरिस्टेमेटिक टिश्यू इसीलिए बार बार डिवाइड करता है। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या होता है, एक टोटिपोटेंसी नाम का फीचर होता है। क्या होता है, एक टोटिपोटेंसी नाम का फीचर होता है, जिससे अगर किसी सेल के अंदर में टोटिपोटेंसी है तो बार बार वो सेल री ग्रोथ हो पाएगा, ठीक है ना। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर में सर कुछ ऐसा पार्ट भी होता है क्या कि जो रीजनरेशन शो करता है, रीजनरेशन पावर शो करता है। हाँ होता है, सर्च करिए, लीवर, ठीक है ना। लीवर जो होता है, ये रीजनरेशन पावर इसके पास होती है लीवर के अंदर में, ठीक है। अगर बहुत थोड़ा बहुत खराब है तो लीवर अपना मेंटेनेंस और रिपेयरिंग अगेन कर सकता है। पर व्हाट अबाउट सर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम भैया एक बार डैमेज होता है तो नर्वस सिस्टम के पास रीजनरेशन करने वाले सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। आपने सेंट्रियोल का नाम सुना होगा, तो न्यूरल सिस्टम या सेंट्रियोल अब्सेंट होता है, इसलिए नर्वस सिस्टम के सेल बार बार ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं, रीग्रो नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बुद्धि को थोड़ा खर्च करो, एक्सरसाइज करो, अपने न्यूरल सिस्टम को अच्छा मेंटेन करके रखो, ताकि पढ़ाई में एकदम मजा आए, एकदम बोर्ड का पेपर एकदम फाड़ देना है, ठीक है ना। चलिए जी।
रीजनरेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो रीजनरेशन इज पॉसिबल फॉर एनिमल विथ सिंपल सेल स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया अभी आपको, इतना कहानी बताने का मतलब बताया ना, जैसे जो सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे छिपकली यार कोई एडवांस ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, ठीक है ना। स्पॉन्जेस कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म थोड़ी है। तो ये सब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, कुछ स्पॉन्ज हो गया, ये सब ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, या फिर सिंपल सेल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक स्पॉन्ज, स्पॉन्जेज ये क्या है, एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। तो स्पॉन्जेस के अंदर में भी रीजनरेशन का पावर पाया जाता है। स्पॉन्जेस को आप नेट पे सर्च करेंगे, फिर इसका आपको वो स्पॉन्जेस सुंदर दिखने में होते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देयरफॉर रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो रीजनरेशन जो होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नहीं पॉसिबल हो सकता है। एग्जाम्पल पे देखे तो प्लानेरिया, ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी सॉरी भाई, एक मिनट, ये जो प्लानेरिया है इसको कट कर दो। प्लानेरिया हाइड्रा यहाँ से हटा दो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग का बॉडी पार्ट, हमने ऑर्गन नहीं लिखा, हमने उनका बॉडी पार्ट हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इनमें क्या होता है, रिजनरेशन बार बार नहीं हो पाता है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं थे, सिंपल ऑर्गेनिज्म में। इन दोनों प्लानेरिया और हाइड्रा में होता क्या है, इसमें रिजनरेशन पावर होता है, समझ में आया क्या। इसमें जो होता है रिजनरेशन ओके होता है, ठीक है ना, रिजनरेट कर सकता है। चलिए जी, इस पे क्या होता है, ये थोड़ा सा ग्लिच था ग्लिच क्या है, थोड़ा सा पीपीटी अरेंज करने में यार गलती हो जाता है। चलिए जी, अब हम पढ़ने वाले हैं बडिंग के बारे में। किसके बारे में, बडिंग। बड आप समझे कली, ठीक है ना। तो बड बनना, दैट इज नोन एज द बडिंग, ठीक है ना। जैसे बडिंग को आप सबसे अच्छे से मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो होता क्या है कि कोई प्लांट है, क्या है ये, कोई प्लांट है या फिर कोई एक हाइड्रा है। बेसिकली ये क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा में हम ज्यादातर बडिंग समझते हैं, क्योंकि हाइड्रा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक। तो देखो हाइड्रा की बॉडी प्लांट है, ठीक। इसमें से एक आउट ग्रोथ निकला, क्या बोला, एक आउट ग्रोथ निकला। बड को हम डिफाइन भी करते हैं, बड इज अ आउट ग्रोथ। आउट ग्रोथ क्यों बोल रहे हैं, कि बॉडी के बाहर एक ऐसा जो ग्रोथ हुआ ना, इसको हम बोलते हैं क्या भैया, आउट ग्रोथ हुआ। तो इस हाइड्रा की बॉडी में क्या हुआ, एक बड बना, एक आउट ग्रोथ हो गया, ठीक है ना। तो ये जो आउट ग्रोथ हो गया, अभी धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और एक नया हाइड्रा बना लिया। इसके बाद यहाँ से मेन बॉडी पार्ट से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। और भैया यहाँ पे देखो देखो देखो, एक नया हाइड्रा बन गया, ठीक है ना। दैट इज नोन एज द क्या, बडिंग। समझ में आया, समझ में तो आया। तो चलिए, अगर समझ में आया तो बोलिए हाँ, नहीं समझ में आया तो बोलिए जय श्री सीताराम। तो चलिए भैया, ईस्ट में ये देखने के लिए मिलता है बडिंग और हाइड्रा। हाइड्रा में दिखा दिया, ईस्ट वाला आप नेट पे सर्च कर लो, बहुत ज्यादा पढ़ने का है, अदरवाइज याद कर लो। ईस्ट में क्या होता है, ये बडिंग होता है, ठीक है ना। चलो मैं ईस्ट वाला भी फिगर बना देता हूँ। ईस्ट कुछ ऐसा है, इसमें एक ऐसा ही बना सकते हैं। इसमें एक आउट ग्रोथ निकल गया, ठीक है ना। इसमें एक आउट ग्रोथ निकल गया, फिर धीरे धीरे एक टाइम के साथ ये आउट ग्रोथ बड़ा होने लगेगा, फिर एक यहाँ से टूट जाएगा, बस हो गया बडिंग। इसमें ईस्ट के अंदर में करा दिया ना बडिंग, हाँ। तो इसमें देखो बडिंग कुछ स्टेप में होता है, तो वही जो मैंने अभी आपको समझा, ये सारा कुछ क्या लिखा हुआ है, इसमें स्टेप लिखा है कि बडिंग कैसे कैसे हो रहा है। तो चलिए जी, पहले क्या होता है, द सेल डिवाइड रिपीटडली इन अ स्पेसिफिक साइट एंड डेवलप आउट ग्रोथ, जिसको हम बड बोलते हैं। तो देखो एक आउट ग्रोथ डेवलप हो गया, जिसको बड बोल रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, दिस बड वाइल डिटैच टू द पेरेंट डेवलप इनटू स्मॉल इंडिविजुअल। फिर ये बड जो है बॉडी पार्ट से, पेरेंट का जो बॉडी पार्ट है यहाँ से डी अटैच हो जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। व्हेन द स्मॉल इंडिविजुअल बिकम लार्ज इनफ, तो ये डिटैच हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, ये डिटैच हो जाता है अपनी पेरेंट बॉडी से, और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। चलिए जी, अगर ऐसा है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, और हम इसके बाद हम लास्ट की तरफ ही पहुंच चुके हैं, अपना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको बडिंग समझ में आया होगा। अरे यार देखो, ये सब बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें ज्यादा टाइम खर्च करने का नहीं, ठीक। बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसी तरीके से टाइम तो मांगती है पर टाइम खर्च करने का नहीं, जल्दी जल्दी
समझ के निकल जाने का। अरे समझ में आया? समझ में आया तो बोलिए हाँ, नहीं समझ में आया तो बोलिए ना। तो देखिए भाई, पांचवा क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये देखिए, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ना सबसे ज्यादा हम प्लांट के अंदर में यूज करते हैं, अपना वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि हम टॉपिक ही क्या पढ़ रहे हैं यार, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसका पार्ट है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पार्ट है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए जी, अगर ये समझ में आया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है भैया, ये ज्यादातर होता है किसमें? प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आता है। ठीक, इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर में बहुत सारा होता है। ग्राफ्टिंग हो गया, ठीक है ना, और कुछ करते हैं ना, अलग अलग तरीके की टेक्निक होते हैं ना प्लांट को ग्रो कराने के लिए, तो वो सब आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, ग्राफ्टिंग, और एक मड लगा करके कुछ करते हैं। तो ये अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। एक बार नाम आपको सर्च करना पड़ेगा। ये कुछ हैंगिंग करके भी होता है, ठीक। चलिए जी, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है? अच्छा, हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को प्रैक्टिस क्यों करते हैं? तो कुछ रीजन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम अपने डिजायर्ड तरीके का कुछ प्लांट बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या, एक ही प्लांट के अंदर में हमको दो चाहिए। जैसे कि एक प्लांट के अंदर हमें टोमेटो, हम चाह रहे हैं कि हमारा पोटैटो भी आए, और एक प्लांट के अंदर में हमारा टोमेटो भी आया, ठीक है ना। तो पोटैटो और टोमेटो का हम आपस में ग्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक है ना। दोनों के स्टेम को कुछ यूं जोड़ देंगे। ग्राफ्टिंग हम का मैकेनिज्म आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा, देखो पोटैटो क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है ना। तो पोटैटो नीचे ग्रो हो जाएगा और टोमेटो ऊपर ग्रो होगा। तो एक ही प्लांट में पोटैटो भी ग्रो हो रहा है और एक ही प्लांट में टोमेटो भी ग्रो हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। तो इस तरीके का जो प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं, ये किसकी वजह से कर पा रहे हैं? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हेल्प से हम ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो देखो, अ, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम किसका करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यार हम ऐसे प्लांट का भी कर सकते हैं जो सीड नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो हम उससे कर लेते हैं। जैसे रोज है ना, तो रोज को हमको ग्रो कराना हो तो क्या, हम एक टहनी लेकर के आएंगे और कहीं हम इसको लगाएंगे, तो वहां से हमारा रोज ग्रो होगा। समझ में आया ना? तो रोज का हम सीड थोड़ी लेकर के आ रहे हैं, रोज का हम स्टेम लेकर के आ रहे हैं ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गैमीट वाला पोर्शन है, इसको छोड़ करके अगर हम किसी बॉडी पार्ट से एक नया प्लांट बना रहे हैं, दैट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे स्टेम वाला मैंने आपको बता दिया, रोज वाला, ठीक। तो डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सहारा ले रहे हैं। और इनका प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी होता है, ठीक है ना। डॉर्मेंसी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक डॉर्मेंसी आप समझो इनएक्टिव स्टेज होता है, ठीक है ना। हर एक सीट का अपना एक डॉर्मेंसी स्टेज होता है, इनएक्टिव स्टेज होता है, ठीक है ना। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम कर रहे हैं, तो इसका लॉन्ग पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी, मतलब लॉन्ग पीरियड तक हम जैसे स्टेम है इसका क्या लिखा है कि हम प्रोलॉन्ग पीरियड तक इसका हम डॉर्मेंसी स्टेट में हम रख सकते हैं, फिर हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखो, बनाना हुआ, ऑरेंज हुआ, रोज हुआ, जैस्मिन हुआ, ये सब पौधे हम वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ग्रो कराते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लांट रेज्ड इस मेथड से, तो इसके पास एक फ्लावर बियर हो, फ्रूट बियर हो, अदर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड, ठीक। और ये सस्ता मेथड है यार, स्टेम काट के लगा लाना है, इसमें कौन सा बहुत महंगा मेथड है। और ये बेटर क्वालिटी भी मेंटेन होती है। और सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सारे सारे मैंने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म आने की पॉसिबिलिटी होती है। और पॉसिबिलिटी नहीं, जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म ही ग्रो होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर में। तो यहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर तरीके का ऑर्गेनिज्म आ रहा है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर में। चलिए जी, अगर ऐसा है तो एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखो, ये है लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ बड। तो एक लीफ है, क्या है ये, क्या है भैया? लीफ है। और लीफ पे आप ध्यान से देखो, इस लीफ पे ध्यान से देखो, तो एक नया नया ये पौधा ग्रो हो गया। कितना अच्छी बात है कि एक ही लीफ पे कई सारे प्लांट ग्रो हो गए। तो ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ? तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ। इसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक। चलिए जी, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है अपना जो अगला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज द स्पोर फॉर्मेशन। क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर तो आप जानते ही हैं, तो स्पोर का फॉर्मेशन होना, दैट इज नोन एज द स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। देखो, ये ज्यादातर क्या है, ये फंजाई वाली स्पीसीज में ज्यादातर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और स्पोर का फॉर्मेशन
फेवरेबल कंडीशन में ज्यादातर प्लांट इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट नहीं करता है। ज्यादातर प्लांट जो है स्पोर फॉर्मेशन प्रीफर करता है यार अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है ना। अपने अनफेवरेबल कंडीशन में ही प्लांट जो है ना स्पोर फॉर्मेशन की मेथड को अडॉप्ट करता है, ठीक है ना। होता क्या है कि एक कुछ फ्रूट जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है ना। स्पोर को रखने वाला थैली जो है इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। जैसे थैली है ना, ये थैली देखो, तो इस थैली को हम बोल रहे हैं स्पोरेंजिया। इस थैली के अंदर में बहुत सारा स्पोर भरा पड़ा है, ठीक है ना। छोटा 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 स्पोर भरा पड़ा है जिसको हम स्पोर बोल रहे हैं, इस थैली को स्पोरेंजिया बोल रहे हैं। और जब ये जो है स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाएगी, मतलब जब ये थैली जो है मेच्योर हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, ये फट जाएगी और सारा का सारा स्पोर जो है एनवायरनमेंट में निकल जाएगा। और ये स्पोर जो है ये विंड की हेल्प से दूर दूर तक जाएगा और एक नया प्लांट बनाएगा। क्या बात है, अरे समझ में आया क्या। तो ये जो स्पोर है ये अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो होता है, स्पोरेंजिया बस्ट करेगा, स्पोर बाहर निकलेगा, स्पोर दूर दूर तक जाएगा और एक नया नया प्लांट बनाएगा। क्या बोला, स्पोर स्पोरेंजिया बस्ट करेगा और स्पोर विंड की मदद से दूर दूर तक जाएगा और एक नया प्लांट बनाएगा। तो ऐसे ही याद रखो कि स्पोर की मदद से नया प्लांट कैसे बनता है, ठीक। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि जाना जाएगा और मॉइस्ट सरफेस इसको चाहिए और वहां से ग्रो होगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें मॉइस्ट सरफेस चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए उसको ग्रो कराने के लिए, मतलब स्पोर को ग्रो कराने के लिए हमें एक मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। अरे समझ में आया क्या। देखिए एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इसके बारे में मैंने ज्यादा लिखा नहीं है पर हम आपको समझाते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू कल्चर में हम प्लांट का एक पार्ट कट कर लेते हैं, प्लांट का एपेक्स, जो प्लांट की सबसे चोटी पे पत्ता होगा ना, बड होगा, एपेक्स का हम बड ले लेंगे, ठीक है ना। और इसके पास एपेक्स का बड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके पास होता है टोटी पोटेंट सेल, टोटी पोटेंसी होती है। और दूसरा रीजन क्या है कि अभी ये न्यूली ग्रो है ना, नया नया पत्ती ग्रो हुआ है ना, तो ये वायरस फ्री होता है। क्या होता है, वायरस फ्री होता है। फिर हम इसको लैब में लेकर के आते हैं, ठीक है ना, और इससे हम नया नया प्लांट बनाते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इसका डिटेल आप पढ़ोगे टिश्यू कल्चर हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो टिश्यू कल्चर में एक प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू लेंगे और उससे हम पूरा का पूरा एक नया प्लांट बनाते हैं, ठीक है ना। दैट इज नोन एज द टिश्यू कल्चर, ठीक। और ये सारा टिश्यू कल्चर हम क्यों कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द टोटीपोटेंसी, ठीक है ना। तो देखो यार ये सारा कुछ रहा आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये सब कुछ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कर लिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा ये पूरा रहेगा यार सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो इस दूसरे लेक्चर में यार हमने पूरा ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कवर कर लिया। और कल का जो अपना सीरीज है, इस कल के सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल के सीरीज में भैया हम पढ़ने वाले हैं अपना एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्ट सॉरी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो खत्म कर लिया। अगले सीरीज में हम पढ़ रहे हैं पूरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। अरे समझ में आया क्या, ये पूरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग हम खत्म करने वाले हैं। जो आपको लगता है कि ये आपका फेवरेट टॉपिक है, तो आपके इस फेवरेट टॉपिक को हम और फेवरेट बनाने का कोशिश करते हैं भैया। हाँ, तो ये पूरा फेवरेट होगा आपका, उम्मीद करते हैं। तो चलिए भाई ये आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। मैं जैसा कि हर लेक्चर में आपको कुछ मोटिवेशनल एक मौज मस्ती मजाक टाइप से कुछ बताता रहता हूँ। एक एक कुछ लाइन है मोटिवेशनल मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम लेक्चर खत्म करेंगे ताकि हमें शॉर्ट भी तो बनाना है यार। चैनल ग्रो कराने के लिए तो कुछ मसाला चाहिए ना, शायरी। अगर हम शायरी नहीं मारेंगे तो हमारा चैनल कैसे ग्रो होगा। तो देखो थोड़ा सा शायरी हमें भी आता है तो हम भी सुनाते हैं आपके दीदी भैया, जो कुछ स्ट्रेटजी वाले एक भैया होते हैं ना, हर हर 10 दिन पे स्ट्रेटजी डालते रहते हैं ना कि 7 दिन में बोर्ड कैसे पास हो जाए। पहले पहले बोला था ना एक एक साल पे बनाते हैं, फिर 9 महीने पे, फिर 8 7 6 5, फिर एक दिन स्ट्रेटजी अचानक से आता है कि रात भर में कैसे बोर्ड पास करें। समझ में आया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। रात भर में जिसको बोर्ड पास करना है ना भाई, उसको मोटिवेशन चाहिए। तो बोर्ड तो नहीं पास होगा तुम्हारा रात भर में, लेकिन शायरी सुन लो मजा आएगा, ठीक। तो अच्छी लाइन है इसलिए मैं सुना रहा हूँ। देखो कुछ लिखा है ये,
कोई संत कवि संदीप द्विवेदी हैं, इनकी कुछ लाइन है। ये कहते हैं कि क्यों कहूँ कि उड़ता वो पंछी बस तिनके लेकर जाता है, मैं तो कहता हर एक सुबह सूरज से मिलकर आता है। उन्नति का कारोबार सदा सपनों के दम पर चलता है, बीज लगे जैसा दिल पर फल वैसा लगता जाता है, जो भी है चलता जाता, जो भी है चलता जाता। अरे समझ में आया क्या? मतलब कहने का मतलब है कि कंटिन्यू मेहनत करते रहो और स्ट्रेटजी वाले भैया और दीदी के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो, नहीं तो जिंदगी एक स्ट्रेटजी बन जाएगी और बोर्ड का पेपर भी एक स्ट्रेटजी बन जाएगा और बोर्ड का रिजल्ट भी एक स्ट्रेटजी ही बन जाएगा। बोर्ड का रिजल्ट स्ट्रेटजी नहीं, बोर्ड का रिजल्ट भाई तुम्हारे लिए एक ट्रेजेडी बन जाएगा। ठीक है ना? तो भाई पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्टे हेल्दी। थैंक यू।